सर आप कुछ बोल रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो सर। हेलो। हाँ जी सर बोलिए। रुको रुको, अभी तुमसे बात करता हूँ। निकिता आवाज आ रही है बेटा? हाँ जी सर, आ रही है। हाँ सर जानते हैं हम लोग का जो इंटरनल था ना 13 तारीख से, हाँ जी। उसका कल शाम से ही लॉगिन कर रहा है, 3 बजे के आसपास से लॉगिन हो ही नहीं रहा है। इनकरेक्ट पासवर्ड भी रिसेट करके डाल रहा हूँ, नहीं हो रहा। अच्छा हाँ सर, उसी चक्कर में क्या बताऊँ, मैं निकिता को भी कई बार मैसेज किया, मैं बताया कि कैसे कैसे तुमने किया। और आज की क्लास का लिंक नहीं खुल रहा है क्या? सर उस पर ट्राई नहीं किया, उसी चक्कर में थे असाइनमेंट वाले। नहीं, इसमें लगो। करते हैं अभी क्लास का ट्राई करो, नहीं होता है फिर मैं बताता हूँ ऑफिस में। ठीक ठीक है। बताओ मुझे। निकिता तुम्हारा ऑन हुआ था क्या इंटरनल एग्जाम? सर हाँ, मैंने लॉगिन तो कर लिया था, अटेम्प्ट करने के लिए आ गया था, लेकिन मैंने कल नहीं दिया, आज दूंगी। अच्छा ठीक है। ये क्यों कह रहा है कि इसका नहीं खुल रहा है सोनू? सर पता नहीं, मैंने तो शालू का भी करवाया था तो उसका तो हो गया था। अच्छा ठीक है, सालू तो आ गई, ज्वाइन कर गई। अच्छा, अपने ग्रुप सर में गुड मैसेज डाल मॉर्निंग। दिए। गुड मॉर्निंग शालू। अपने साथियों को मैसेज दे दीजिए कि ऑनलाइन क्लास हो रही है और सर ज्वाइन कर चुके हैं। ओके सर। पुस्तक निकाल लीजिए आप दोनों, शालू और निकिता। पुस्तक है 10 रूपक। जी सर है। निकालिए। इसमें प्रथम प्रकाश से चतुर्थ कारिका निकालिए। ओके सर। इसमें 10 रूपक ग्रंथ का प्रयोजन बतलाया गया है। हम सभी जानते हैं। मिला, चतुर्थ निकाल लीजिए। निकिता निकाला बेटा? हाँ सर, निकाल रही हूँ सर। प्रथम प्रकाश का चतुर्थ कारिका। जी जी सर। ठीक है, निकिता आपको मिला बेटा? हाँ जी सर। ठीक है। ग्रंथ का प्रयोजन। किस ग्रंथ का प्रयोजन? 10 रूपक। हाँ, 10 रूपक ग्रंथ का प्रयोजन क्या है, इसको हम लोग रिवाइज करते हैं आज। ओके।
आप सबने हर शास्त्र में, हर विषय में पढ़ा होगा कि हर शास्त्र का, हर ग्रंथ का कुछ न कुछ प्रयोजन होता है। और हमारा शास्त्र तो यहां तक कहता है कि प्रयोजन के बिना मंद से मंद बुद्धि वाला व्यक्ति भी प्रवृत्त नहीं होता है। शास्त्र में एक पंक्ति आई है, प्रयोजनम अनुद्देश्य बिना मंदो अपि न प्रवर्तते। मतलब ये हुआ कि प्रयोजन को उद्देश्य में समक्ष रखे बिना मंद से व्यक्ति भी उद्धत नहीं होता है, कार्य नहीं करता है। आज आपने क्लास ज्वाइन की, इसका प्रयोजन है पढ़ना। मैंने क्लास ज्वाइन की, मेरा प्रयोजन है पढ़ाना। एसओएल ने क्लास ऑर्गेनाइज किया, एसओएल का प्रयोजन है छात्रों के लिए रिवीजन क्लास अवेलेबल कराना। इसी तरह पशु, पक्षी, मनुष्य, जितने भी प्राणी हैं, सभी प्रयोजन वश ही कोई ना कोई काम करते। भूख लगती है तो चिड़िया उड़ करके जाती है दाना चुनने, पशु जाता है आहार ढूंढने, वहां भी प्रयोजन है। तो सभी का प्रयोजन होता है। तो प्रश्न उठता है कि इस 10 रूपक ग्रंथ का प्रयोजन क्या है? बताइए। आप लोग पढ़ चुके हैं, जो आपने पूरा पढ़ा है वही उसका प्रयोजन है, लेकिन उस प्रयोजन को एक वाक्य में बताना है। बताइए। सर इसमें हमने 10 रूपक में ही पढ़ा है इसका प्रयोजन। सारा तो प्रयोजन ही है, जो कुछ तुमने पढ़ा है वही तो उसका प्रयोजन है। तो आप एक वाक्य में बताइए। मतलब ये हुआ कि हमें नाट्य कला को समझना है। 10 रूपक के माध्यम से नाट्य कला को पढ़ना, यह 10 रूपक का प्रयोजन हुआ। स्पष्ट हुआ आरुषि? बीच बीच में आप लोग क्वेश्चन आंसर करते रहिए। ये रिवीजन क्लास है और सिलेबस कंप्लीट करा चुका हूं, तो आप लोग प्रश्न पूछेंगे तो और मजा आ जाएगा। पूरे के पूरे 10 रूपक में हम लोगों ने क्या पढ़ा? नाटक के बारे में, जी है कि नहीं है? जी सर। और मुख्य रूप से नाटक के 3 तत्वों के बारे में। वो कौन से 3 तत्व हैं जिसके बारे में आपने विस्तार से पढ़ा है? बताइए निकिता। वस्तु, नेता और नाटक। नहीं, वस्तु, अच्छा, नेता और रस। रस। बहुत सुंदर। वस्तु, नेता और रस। पंक्ति याद है किसी को? बताओ। सर कौन सी वस्तु, पंक्ति? इसी तीनों से जुड़ी हुई पंक्ति, वस्तु, नेता और रस से जुड़ी पंक्ति। वस्तु द्विधा करके है इसके आगे। वस्तु, नेता, रसः तेषाम भेदकः। पंक्ति याद आई? जी सर। हाँ बेटा, सबको। आरुषि, पूजा को भी जी इन्फॉर्म सर। करो, घर से भी ज्वाइन कर सकती है। शालिनी को इन्फॉर्म कर दो। जो भी बच्चे क्लास नहीं कर पाए हैं वो लोग यदि ज्वाइन कर लेंगे तो एक रिवीजन उनका अच्छा हो जाएगा, कुछ नॉलेज हो पूजा जाएगा। लिंक से वो कह रही है ज्वाइन नहीं हो पा रहा। अच्छा, इस लिंक से ज्वाइन नहीं हो पा रहा है? पूजा का नहीं हो पा रहा है सर। मैंने उससे बोला ट्राई करे फिर। तुम अपना लिंक शेयर कर दो, हो सकता है उससे ज्वाइन हो जाए। तुम लोग देख लो। जी सर, कर तो दिया। कर दीजिए। तो क्या है? वस्तु, नेता, रस, ये तीनों नाटक के प्रमुख तत्व हैं, भेदक तत्व हैं। इनके बारे में ज्ञान देना, ज्ञान प्राप्त करना 10 रूपक का प्रयोजन है। यहाँ एक प्रश्न खड़ा होता है, इन तीनों के बारे में नॉलेज देने वाला सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्य शास्त्र है। कौन सा ग्रंथ है? नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र। तो नाट्य शास्त्र तो है ही जहां रस की भी चर्चा है, बहुत विस्तार से रस की चर्चा है, कथा वस्तु की विस्तार से चर्चा है, नेता की रस से चर्चा है, विस्तार से चर्चा है। तो ऐसे में 10 रूपक को लिखने की
क्या जरूरत, लोग वहीं से क्यों ना पढ़ ले 10 रूपक को, रूपकों के बारे में, रस के बारे में, नेता के बारे में, वस्तु के बारे में 10 रूपक की क्या आवश्यकता पड़ जाती है जब वह ग्रंथ है कि नहीं है? प्रश्न सही है बेटा? तो 10 रूपकार ने चौथी कारिका में यह बात स्पष्ट की है, जिसको हम लोग अभी समझते हैं कि उन्होंने क्यों ऐसा किया। नाट्यशास्त्र के रहते हुए, नाट्यशास्त्र के अलावा और भी ग्रंथ 10 रूपकार से पहले उपलब्ध थे, जिसमें नाट्य से संबंधित विविध विषयों का गंभीर किया गया है। फिर 10 रूपकार ने 10 रूपक की रचना क्यों की, धनंजय ने अपने ग्रंथ की रचना क्यों की, उसका प्रयोजन चतुर्थ कारिका में देते हैं। इसको अच्छी तरह से कर लेना है, परीक्षा में एक कारिका आ सकती है। देखिए पंक्ति, उद्धृत्योदधृत्य सारम यमखिल निगमा नाट्य वेदम विरंचि चक्रे यस्य प्रयोगम मुनिरपि भरतस्तांडवम नीलकंठः शरवाणी लास्यमस्य प्रतिपदम परम लक्ष्मकः कर्तुमिष्टे नाट्यानां किंतु किंचिद प्रगुण रचनया लक्षणम संक्षिपामि। 10 रूपकार कहते हैं, अंतिम पंक्ति को समझ लीजिए तो आपको इसका प्रयोजन अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। कहते हैं कि नाट्य शास्त्र के रहने के बावजूद मैं 10 रूपक की रचना इसलिए कर रहा हूं कि किंचित प्रगुण, प्रगुण का मतलब है सरल, कुछ सरल बनाना, ठीक है? सरल बनाकर रचना के द्वारा, सरल रचना के द्वारा लक्षणम संक्षिपामि, लक्षण को संक्षेप में प्रस्तुत कर रहा हूं। मतलब समझे बच्चों, तात्पर्य यह है कि नाट्यशास्त्र तो विशाल समुद्र के जैसा है, बहुत विस्तार के साथ वहां विषयों का विवेचन किया गया है। सभी लोग उतने विस्तार से पढ़ना नहीं चाहते हैं, सभी को उस गंभीरता में जाने का सामर्थ्य नहीं है, इसलिए मैं उसको संक्षिप्त में, छोटा करके, कम कारिका में, सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूं 10 रूपक के माध्यम से, ऐसा ग्रंथकार कहते हैं। आई बात समझ में? बताइए पूजा। सर अभी ज्वाइन किया है सर। इशू आ रहा था। स्वास्थ्य कैसा, तबीयत कैसी है? ठीक है सर, रिपोर्ट नेगेटिव आई है, मतलब पढ़ सकते हो। अच्छा, ध्यान दो बेटा अपने ऊपर, ठीक है? जी सर, जी सर। तो यहाँ पर हम 10 रूपक का प्रयोजन पढ़ रहे हैं। देखिए, नाट्यशास्त्र विशाल ग्रंथ है जहां बहुत विस्तार से उन्हीं विषयों की चर्चा की गई है जिन विषयों की चर्चा 10 रूपक में है। तो 10 रूपकार कहते हैं कि नाट्यशास्त्र बहुत विशाल ग्रंथ है, वहां विषयों का विशद विवेचन किया गया है, गंभीरता से विवेचन किया गया है। मैंने उन्हीं विषयों को सरल करके संक्षिप्त रूप में 10 रूपक में प्रस्तुत किया है। यही 10 रूपक ग्रंथ का मुख्य प्रयोजन है। सब लोग समझ गए? ख्याल समझे बेटा? जी सर। जी सर। क्या समझा? बोलिए, जवाब दीजिए। एक वाक्य में संक्षिप्त रूप में नाट्यशास्त्र को प्रस्तुत करना। बोलिए, क्या उत्तर होगा? संक्षिप्त रूप में नाट्य को प्रस्तुत करना। हाँ, नाट्यशास्त्र के विषयों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना 10 रूपक का प्रयोजन है। बोलिए निकिता, बोलो बेटा। नाट्य शास्त्र के जैसा विशाल ग्रंथ को 10 रूपक में संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना, बहुत ये सुंदर, इसका प्रयोजन। यह इसका प्रयोजन है। बहुत अच्छा। आरुषि, तुम बताओ बेटा। नाट्य शास्त्र के ग्रंथ को संक्षिप्त रूप में प्रयोजन प्रस्तुत करना ही नाट्य 10 रूपक का प्रयोजन है।
हाँ ठीक है, सब समझ गए अच्छी तरह से। चलिए अब ऊपर की 3 पंक्तियों को हम समझ लेते हैं। नाट्यशास्त्र कैसा है? खुद दस रूपकार धनंजय ने बताया है कि ब्रह्मा जी ने नाट्यशास्त्र की रचना की, ठीक है, और उसको उन्होंने भरत मुनि को दिया था प्रस्तुत करने के लिए। ये कहानी मैंने सुनाई थी आपको क्लास में, याद है? हाँ जी सर। हाँ जी, है ना। तो उसी बात को यहां कह रहे हैं, उदधृत्य सारम यम अखिल निगमात नाट्य वेदम विरंची। उदधृत्य का मतलब है मथ कर। जैसे दही में दही को मथकर उससे मक्खन को निकाला जाता है, ठीक उसी प्रकार से उदधृत्य उदधृत्य मथ मथ करके ब्रह्मा जी ने क्या किया? किसको मथा? अखिल निगमान, संपूर्ण वेद को, मतलब चारों वेद को ब्रह्मा जी ने गंभीरता से अध्ययन किया। इसी के लिए उन्होंने मथना शब्द का प्रयोग किया है। उद्धृत्य, उद्धृत्य का मतलब है मथ मथ कर। मथ मथ का मतलब है यहां गंभीर अध्ययन करके, समझ करके, और फिर उससे विषयों को ग्रहण करके, निकाल करके, है ना। सार रूप में मक्खन क्या है? दही का सार है। ठीक उसी प्रकार से नाट्यशास्त्र क्या है? वेद का सार है, मूल तत्व है, ऐसा कहना यहां पे। तो उदधृत्य उदधृत्य मथ मथ करके सारम, सार को, मूल तत्व को, यम जिस मूल तत्व को, अखिल निगमान संपूर्ण वेदों को मथ मथ करके अध्ययन करके जिस सार तत्व को निकाल करके नाट्य वेदम विरंची, नाट्य वेद की रचना की ब्रह्मा जी ने। स्पष्ट है सोनू? जी सर। बताओ बेटा सोनू, स्पष्ट हो रहा है? तो यह नाट्य शास्त्र क्या है? वेद है। और इसको क्या कहा जाता है? पंचम वेद, नाट्य वेद। किमस्ति भो बालाः? नाट्यशास्त्रम किमस्ति? पंचमो वेदः अस्ति। पंचम वेद याद रखिएगा, आपसे प्रश्न कहीं पूछा जा सकता है, नाट्यशास्त्र को पंचम वेद क्यों कहते हैं? तो आपका उत्तर होगा कि नाट्यशास्त्र का निर्माण वेद के विविध तत्वों को गृहीत करके किया गया है, इसीलिए नाट्यशास्त्र को पंचम वेद कहा गया है। वेद का अध्ययन और अध्ययन के बाद उसका अवगाहन समझना सबके बस की बात नहीं है। तो क्या किया जाएगा? सरल रूप में लोगों को पढ़ाया जाएगा, सहज रूप में। तो नाट्यशास्त्र सहज बना दिया गया वेद के विषयों को लेकर। वेद के विषयों को लेकर नाट्यशास्त्र का निर्माण किया गया, इसीलिए इसको पंचम वेद कहा जाता है। नाट्यशास्त्र की एक पंक्ति याद आपको? जग्राह पाठ्यम ऋग्वेदात सामभ्यो गीतमेव च यजुर्वेदात अभिनयान रसान अथर्वणादपि। अर्थात ऋग्वेद से पाठ्य को ग्रहण किया ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने ऋग्वेद से पाठ्य लिया। गीत कहां से लिया? सामवेद से, सामवेद, है ना, सामवेद से। सामवेद और से। अभिनय कहां से लिया? हाँ, गुड, वेरी गुड। और अभिनय कहां से लिया? यजुर्वेद। हाँ, यजुर्वेद। और रस कहां से लिया? अथर्ववेद से। अथर्ववेद से। हाँ, एकदम सही, अथर्ववेद। तो इस तरह चारों वेद आ गया ना नाट्य में, इसीलिए नाट्य शास्त्र को नाट्य वेद कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए? तो इस तरह इस कारिका की पहली पंक्ति में बताया गया है
कि ब्रह्मा जी ने चारों वेदों का गहन अध्ययन करके उसके सार तत्व को निकाल करके नाट्य शास्त्र का या नाट्य वेद का निर्माण किया। पहली पंक्ति क्लियर सभी को? जी सर। ठीक है। जी सर। देख लीजिए, नजर दौड़ा लीजिए सारे बच्चे, आरुषि, निकिता, पूजा, एक बार नजर दौड़ाइए पहली पंक्ति पर। पहली पंक्ति क्लियर हो जानी चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे करते हैं। यस्य चक्रे यस्य प्रयोगम मुनिरपि भरतः, और उस नाट्यशास्त्र का प्रयोग किसने किया? सबसे पहला प्रयोग किसने किया? पिछली क्लास में समझाया था मैंने। वेरी गुड, भरत मुनि ने किया। शाबाश। हाँ, ये मैं सुनना चाह रहा था कि आप लोगों को याद है नहीं। ठीक है, तो यस्य प्रयोगम भरतः मुनि चक्रे, जिसका पहला प्रयोग भरत मुनि ने किया। क्लियर? दूसरी पंक्ति। और जी उस सर। प्रयोग में तांडवम नीलकंठ, अर्थ लगाइए, तांडवम नीलकंठ, नीलकंठ का अस्ति वो बाला है शिव सर। शिव। हाँ बोलो बोलो। सर शिव ने नृत्य तांडव किया था। तांडव नृत्य किया। जी। अब देखिए, सर तांडव नृत्य भगवान शिव ने किया था, जिससे 14 सूत्रों का भी प्रारंभ हुआ। हाँ, जिससे डमरू से 14 सूत्र निकले थे, माहेश्वर सूत्र इसलिए कहते हैं। बहुत अच्छा। शर्वाणी लास्यमस्य, शर्वाणी पार्वती का नाम है, माता पार्वती का नाम है। तो माता पार्वती ने क्या किया? लास्यम, बोलिए, लास्य नृत्य किया। ठीक है, दो तरह के नृत्य होते हैं, एक तांडव है, एक लास्य है। तांडव जी सर। नृत्य भगवान शंकर ने किया था और लास्य नृत्य माता पार्वती ने किया था। क्लियर है यहां तक सबको? जी सर। जी जी सर। तो अब बताइए, नाट्यशास्त्र के बारे में यहां कितनी बातें बता दी गई पहली, दूसरी और तीसरी पंक्ति में? 4 बातें। पहली पंक्ति, हाँ पहली बात बताइए पहली पंक्ति में। ब्रह्मा जी ने सभी वेदों का गहन अध्ययन करके नाट्य शास्त्र की रचना की। बहुत अच्छा। दूसरी बात? भरत मुनि ने इसका पहला प्रयोग किया। बहुत अच्छा। तीसरी और बात? भगवान शंकर ने तांडव करके इसका नियोजन किया। बहुत अच्छा। चतुर्थ? और पार्वती, माता पार्वती ने लास्ट नृत्य किया। नृत्य की। लास्ट नृत्य। बहुत ही अच्छे, 4 बातें होंगी। तो जहां पर ये 4 बातें हैं, ब्रह्मा वेद से निर्माण करते हैं, भरत मुनि प्रयोग करते हैं, भगवान शंकर तांडव नृत्य करते हैं, माता पार्वती लास्य नृत्य करती है, ऐसा ग्रंथ, ऐसी विधा, नाट्य विधा कैसी हो सकती है भाई? बहुत श्रेष्ठ होगी ना बच्चों? हाँ जी सर। जी जी सर। बहुत, हाँ Yes, sir. बहुत श्रेष्ठ होगी, महनीय होगी। तो कहते हैं 10 रूपक का प्रतिपदम अपरम, ऐसे नाट्यशास्त्र का प्रतिपदम, एक एक पद, अपरम अस्ति, मतलब महान है। एक एक पद गागर में सागर भरने वाला है, श्रेष्ठ है, अपर है। ऐसे नाट्यशास्त्र का लक्ष्मण कह कर तुम इष्टे, लक्ष्मण का अर्थ है लक्षण, हाँ, कर तुम, करने के लिए, इष्ट उद्धत, ऐसे नाट्यशास्त्र का लक्षण कौन कर सकता है? कर सकता है कोई जी? बताओ बच्चों। सोनू?
ऐसे नाट्य शास्त्र का लक्षण कोई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये है कि इस तरह का जो नाट्य शास्त्र है, जिसका निर्माण वेद से सार तत्व लेकर के ब्रह्मा जी ने किया, भरत मुनि ने जिसका प्रथम प्रयोग किया, जिसके अभिनय में भगवान शंकर ने तांडव नृत्य किया और माता पार्वती ने लास्य नृत्य किया, उस नाट्य वेद का एक एक पद अपने आप में महान है, अपरम है। ऐसे नाट्य वेद के विषयों का, वर्णित विषयों का लक्षण करने की चेष्टा कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। तीनों पंक्तियां क्लियर बच्चों? जी सर। बस अब चौथी पंक्ति जोड़ दीजिए। इसलिए फिर भी मैं उसको संक्षिप्त में, सरल भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। अब क्लियर हो गया? जी सर। जी सर। नाट्य शास्त्र का प्रयोजन, 10 रूपक का प्रयोजन स्पष्ट हो गया। अब इसमें इतनी गंभीरता है, दुरूहता है, उसको सरल रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है 10 रूपक में। यही उसका पहला प्रयोजन है, श्रेष्ठ प्रयोजन है नाट्यशास्त्र। सर आपकी सर आवाज आवाज नहीं नहीं आ आ रही। रही। बोलना आना बेटा। हेलो। जी सर अब जी सर अब आ रही है। सर अभी सर अभी वॉइस इशू आ रहा आवाज नहीं आ रही है। वॉइस की क्यों आ रही है भाई? बच्चों बताना। सर अब आ रही है, जब अपन आने लगते हो तब ठीक। नहीं आती। अच्छा, इसका मतलब कुछ मूवमेंट हो जाता है। अच्छा तो आप देख लीजिए, चारों पंक्ति एक बार देख जाइए। है। जी सर क्लियर है। सारे बच्चों को, शालू, निकिता, आरुषि और सोनू। हाँ जी सर। यस सर। बस गुड, वेरी गुड। अब आइए, अगली कारिका भी उसी से जुड़ी हुई है तो उसको देख लेते हैं। व्याकरणे मंद बुद्धि नाम जायते मति विभ्रमः तस्यार्थस्तत्पदिस्तेन संक्षिप्य क्रियते अंजसा। कारिका मिली सभी को? जी सर। हाँ जी सभी बच्चों को बोलो। जी सर मिल गई। मिल गई, ठीक है। तो ग्रंथकार कहते हैं कि जो नाट्य शास्त्र है अत्यंत विशाल ग्रंथ है। उसमें विषयों का विशद विवेचन किया गया है। उसमें अनंत विषयों की चर्चा है। तो सामान्य बुद्धि वाले लोगों के लिए कठिन है उसको पढ़ पाना। उसी बात को कहते हैं व्याकरणे, व्याकीर्णे मंद बुद्धि नाम। जो मंद बुद्धि वाले लोग हैं, मंद बुद्धि नाम अर्थात मंद बुद्धि वाले लोगों को व्याकीर्णे, व्याकीर्णे का मतलब फैला हुआ, चारों तरफ बिखरा हुआ, विस्तार से वर्णित विषयों में क्या होता है? मति विभ्रमः जायते। मति भ्रमित हो जाती है, क्या पढ़ूं क्या न पढ़ूं। ऐसी बात होती है नहीं होती बच्चों? जी जी सर। सर। आपके सामने खूब अच्छा 50 प्रकार का
पकवान रख दिया जाए, मिठाई रख दिया जाए, तो क्या करेंगे आप? कंफ्यूज होने लगेंगे ना, क्या खाऊं क्या ना खाऊं। मनुष्य, कोई भी मनुष्य, मैं भी, आप भी, सभी कंफ्यूज होंगे कि क्या करूं, कौन सा खाऊं कौन नहीं खाऊं, ये खाऊंगा पेट छूट जाएगा, ये नहीं खा पाया, ये स्थिति बनती है ना। जी सर। हाँ, तो वही हाल है नाट्य शास्त्र में। इतने विषय हैं, इतने गंभीर विवेचन है कि जो मंद बुद्धि वाला मनुष्य है वह उसमें उलझ जाता है। क्या पढ़े, क्या न पढ़े, क्या समझे, क्या न समझे। ये ग्रंथकार पहली पंक्ति में कहते हैं कि व्याकीर्णे मतलब फैले हुए, विस्तार से वर्णित विषय में मंद बुद्धि नाम जनाः, मंद बुद्धि वाले लोग मति विभ्रमः जायते, उनकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, क्या पढ़ूं क्या न पढ़ूं। इसलिए ग्रंथकार कहते हैं 10 रूपकार, तस्य अर्थः, उसी अर्थ को, अर्थात नाट्य शास्त्रकार ने यदि कथा वस्तु का विवेचन किया है तो मैंने भी कथा वस्तु का विवेचन किया, उन्होंने यदि रस का विवेचन किया तो मैंने भी रस का विवेचन किया, उन्होंने यदि अर्थ प्रकृतियों का विवेचन किया तो मैंने भी अर्थ प्रकृतियों का विवेचन किया। मतलब मैंने वही विषय लिए जो नाट्य शास्त्र में है। क्लियर है? तो तस्य अर्थः, उसके अर्थ को, तत्पदै, उन्हीं के पदों से, मैंने अपना कुछ भी पद प्रयोग नहीं किया, उन्हीं के पदों का प्रयोग किया और उन्हीं पदों के प्रयोग से संक्षिप्त करके अंजसा सरल बना करके क्रियते 10 रूपक का निर्माण किया। तो दूसरी बात क्या आ गई इस कारिका में? नाट्य शास्त्र के विपुल विषय अत्यंत विस्तृत हैं, उसमें मंद बुद्धि लोग की गति नहीं हो पाती है, इसलिए 10 रूपकार ने अपने ग्रंथ की रचना की जिससे मंद बुद्धि अर्थात कम बुद्धि वाले लोग भी उसको पढ़ सके, समझ सके। क्लियर है बेटा? जी सर। एक बार नजर दौड़ा लीजिए 5वीं कारिका पे। जी सर, हो गया। क्लियर है। सब लोग बताएं, सभी उत्तर दें। आरुषि, सोनू, यस सर। क्लियर है? सर सोनू जवाब नहीं दे रहे हो? जी सर, क्लियर है सर। वो थोड़ा नेटवर्क का पढ़ वो लिया? दिक्कत है, इसीलिए मैंने म्यूट करके रखा हुआ है। अच्छा अच्छा, चले ठीक है। तो इस तरह दूसरा प्रयोजन क्या निकला कि मंद बुद्धि व्यक्ति इसको नाट्य शास्त्र को पढ़ करके नहीं समझ सकते, तो उनके लिए भी नाट्य शास्त्र उपस्थित करना है। इसलिए नाट्य शास्त्र के अर्थों को नाट्य शास्त्र के पदों से ही संक्षिप्त करके 10 रूपये है। ठीक है, हो जाएगा आपको तो एक 10 45 रूपये गुना का, 90, यानी कि हाँ 31 और सोनू 20, क्या 30 हिसाब रुपए लगा का रहे हो? होगा। सोनू हिसाब क्या लगा रहे हो? हिसाब नहीं लगाओ। सॉरी सर, सॉरी। माइक, हाँ चलिए, इसको आपने देख लिया। अब एक प्रश्न उठता है कि क्या सभी लोग इस 10 रूपये को पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे? तो अगली कारिका, 6ठी कारिका भी देख लीजिए, बहुत सुंदर कारिका है। कहते हैं आनंद निस्यंदिषु रूपकेषु व्युत्पत्ति मात्रम फलमल्प बुद्धि यो अपीतिहासादिवदाह साधु तस्मै नमः स्वादु परांग मुखाय। फिर से देखिए कारिका को। आनंद निस्यंदिषु रूपकेषु व्युत्पत्ति मात्रम फलमल्प बुद्धि यो अपीतिहासादिवदाह साधु तस्मै नमः स्वादु परांग मुखाय। कारिका मिली बच्चों?
जी सर। हाँ, तो कहा कि भाई क्या सभी लोग आपके नाट्यशास्त्र को 10 रूपक को पढ़ेंगे? तो 10 रूपकार कहते हैं देखिए ये जो रूपक 10 रूपक है ना हमारा, यह रूपकों का विवेचन करता है। और रूपक क्या होते हैं? आनंद निष्यंदिषु, आनंद प्रदान करने वाले, आनंद की धारा बहाने वाले नाटक होते हैं। तो आनंद की धारा बहाने वाले नाटक में यदि कोई व्यक्ति व्युत्पत्ति मात्रम कहे कि नहीं मैं इसे तो दूसरा ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं, मुझे आनंद की अभिलाषा नहीं है, मैं तो कुछ और प्राप्त करना चाहता हूं, मैं शब्द की व्युत्पत्ति जानना चाहता हूं, शब्द निर्माण की प्रक्रिया जानना चाहता हूं, यहां मुख्य रूप से व्याकरण की बात की जा रही है, तो कहते हैं ऐसे लोगों के लिए फलम अल्प बुद्धि, ऐसे अल्प बुद्धि वान लोगों के लिए यह 10 रूपक नहीं है। उत्पत्ति मात्र की इच्छा करता है, ऐसे लोगों के लिए यह 10 रूपक ग्रंथ नहीं है। इसलिए कहा आनंद निश्चंदिषु रूपकेशु, आनंद की धारा बहाने वाले, निश्चंदिषु का मतलब है धारा बहाने वाले, रूपकेशु नाटकों में व्युत्पत्ति मात्रम, व्युत्पत्ति मात्र को अल्प बुद्धि फलम, अल्प बुद्धिमान लोग व्युत्पत्ति मात्र को फल मानते हैं, जो ठीक नहीं है। तो ऐसे लोगों को 10 रूपक से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। कहते हैं यो अपि इतिहास वदादिवा, जो लोग रूपकों को, नाटकों को इतिहास जैसा समझते हैं, इतिहास की जानकारी लेने के लिए पढ़ते हैं, इतिहास मानते हैं, ऐसे लोगों का था साधु तस्मई, उनको नमस्कार है। कहते हैं ना हम लोग राम राम जी, आपको नमस्कार। जी सर। यहाँ पे यहाँ व्यंग्य की बात की जा रही है कि उनके लिए यह 10 रूपक नहीं है, उन लोगों को पहले से ही मैं नमस्कार हाथ जोड़ लेता हूं, भैया आपके लिए विषय नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कहा साधु तस्मै नमः, ऐसे लोगों के लिए मेरा पहले से ही नमस्कार है, जो स्वाद परांग मुखाय, कैसे हैं? रस का आस्वादन लेने के योग्य नहीं है, परांगमुख है, जिनको रस का स्वादन लेने नहीं आता, ऐसे लोगों के लिए यह 10 रूपक नहीं है, रूपक नहीं है। यह 10 रूपक उनके लिए है जो लोग रस का आनंद लेना चाहते हैं। क्लियर हुआ बेटा? जी सर। नमस्ते सर। एक बार सूर्य प्रताप एक बार देख लो बेटा, जी सर। छठी कारिका देख लीजिए। तो ये मैंने 3 कारिका जो 10 रूपक के प्रयोजन से संबंधित है उसको बताया हूं अभी। सर ये कहाँ फर्स्ट उसका है, प्रथम प्रकाश? प्रकाश, हाँ हाँ जी। पेज नंबर 7 है। हाँ 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 मिल गया। निकाल, मिल गया। चलिए, तो 10 रूपक ग्रंथ का प्रयोजन अब आप लोग बताएंगे, मैं पूछूंगा। 10 नहीं, रूपक के भेद कितने भेद होते हैं रूपक के? 10 अभी तो बताएं 10। 10 ठीक है। पंक्ति याद है? जी सर। सुनाइए। नाटकम स प्रकरणम भाड़ः प्रहसनम डिमः व्यायोग संविकारौ वित्थय अंक इह मृग इति। वाह, वेरी गुड वेरी गुड। ये जो है नाटक के रूपक के 10 प्रकार हैं। मैंने आप लोगों को रूपक और नाटक में भेद समझाया है ना? हाँ जी सर। हाँ, तो बताइए, कोई बच्चा आप में से बताए। बता दीजिए। किसी बच्चे को पता है? सर नाटक मतलब अवस्था का
अवस्था का अनुकरण करने से नाटक कहलाता है, और उस आरोप जब कर देते हैं उस पर नटादि का, तो वो रूपक कहलाता है। ठीक है। सर छोटी हाँ सी सही है। एक पंक्ति भी कही जाती है, अवस्थानुकृति नाटकम, ऐसे कर। हाँ यही तो है, 10 रूपक में ही है वो पंक्ति। हाँ बहुत अच्छा कह रहे हैं आप लोग, और बताइए। और सर जो दृश्यमान होने के कारण इसको रूप भी कहा जाता है। साथ ही जो नाट्य होते हैं ये रसों पे आश्रित होते हैं, और जो अनुकार्य राग हाँ आरोप किया जाता है नट पे, इसके कारण इसको रूपक भी बोलते हैं, और अवस्था का अनुकरण करने के कारण इसको नाट्य बोलते हैं। अवस्थानुकृतिर, पंक्ति पूरी नाट्यम। कीजिए। अवस्थानुकृतिर नाट्यम। नाट्यम। आगे बोलिए। रूपा, अवस्थानुकृति नाट्यम। दृश्योच्यते हाँ रूपकम समारोपात् रूपं दशधैव दृश्योच्यते। आश्रयम्। रूपकम तत् समारोपात। दशधैवाश्रयम्। आश्रयम्। दशधैव रसाश्रयम। बहुत अच्छा। रस के आश्रय से वह कितने प्रकार का हो जाता है? 10 प्रकार का सर। 10 प्रकार। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। रूपक और नाटक में मैंने आपको एक बार समझाया था कि जितने भी प्रकार के नाटक हैं जिनको आप नाटक कहते हैं वे सभी रूपक के भेद हैं। याद आया? हाँ जी सर। मतलब ये हुआ कि प्रकरण भी रूपक है, नाटक भी रूपक है, भाण भी रूपक है, प्रहसन भी रूपक है। ठीक है। तो नाटक क्या है? रूपक का एक भेद है। ठीक है। इसलिए दोनों को हम पर्याय नहीं मान सकते। ज्यादातर लोग इसको पर्याय मान लेते हैं, रूपक और नाटक को एक मान लेते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। नाटक रूपक का एक भेद है। तभी आपने ना मुझे पढ़कर बताया, नाटकम सब प्रकरणम भान प्रहसनम डिमः व्यायोग समवकारो विथ्यंका मृगा इति। है कि नहीं है बच्चों? ये ध्यान रखिए। जी सर। जी सर क्योंकि है। हाँ, रूपकम तत् समारोपात। रूपक क्यों कहते हैं? समारोप के कारण। किसका किस पर समारोप होता है? अनुकार्य का सर अनुकर्ता पे। अनुकार्य का अनुकर्ता पे समारोप होता है। एकदम परफेक्ट उत्तर है। सर हाँ सुनो, बोलो बोलो बेटा। सर वही अनुकार्य का। अनुकर्ता पर है ना। तो ये काम तो सब में होता है, प्रकरण में भी होता है, भाण में भी होता है, प्रहसन में भी होता है कि नहीं पूजा? जी सर। अनुकार्य का अनुकर्ता पे समारोप तो सभी में होता है। इसलिए सभी के सभी नाटक नहीं कहलाएंगे। भाण को नाटक कहेंगे आप? भाण को नाटक कहा जा सकता है? नहीं ना? नहीं सर। नहीं। लेकिन भाण को रूपक कह सकते हैं आप? जवाब दीजिए। भाण को रूपक कह सकते हैं या नहीं? कह सकते हैं। जी सर। हाँ, क्यों कह सकते हैं बताइए, कारण दीजिए आप। क्योंकि सर वो रूपक का एक भेद है, इसलिए। क्योंकि वहां पर भी अनुकार्य का अनुकर्ता पर आरोप होता है ना। रूपक का लक्षण क्या है? रूपकम तत् समारोपात। अनुकार्य का अनुकर्ता पे आरोप किया जाता है, इसलिए उसको रूपक कहते हैं। और ये काम नाटक में भी है, प्रकरण में भी है, भाण में भी है, प्रहसन में भी है, डिंग में भी है, सब में समारोप होता है। इसलिए इन सभी को रूपक कहते हैं। ये 10 के 10 रूपक है, इसलिए रूपक के 10 प्रकार हैं। क्लियर हो गया? अब एक बात बताइए, ये जो रूपक के 10 प्रकार बताए गए,
ये 10 प्रकार बताने की क्या जरूरत थी? सब में जब समारोप हो रहा है, किन चीजों के आधार पे इनमें अंतर है बताइए, जिसकी वजह से इनके 10 प्रकार बताए गए। सर आपने बताया था कि नाटिका का क्लास इसमें में परिग्रहण ना हो जाए। नहीं सर, वस्तु, नेता सर, और रस सर तीनों के आधार पर इनमें करा गया है भेद। ठीक है, ये है भेदक तत्व है, इसीलिए कहा ना वस्तु नेता रस तेषाम भेदकः। इन 10 का भेदक तत्व क्या है? वस्तु, नेता और रस। क्लियर हो रहा है बच्चों? सूर्य प्रताप बता बेटा। जी सर जी, जी सर, जी जी सर। सर। ठीक है, अब एक बात बताइए मुझे, प्रहसन नाम सुना आपने? प्रहसन है ना? अरे बोला करो, खूब बोलो। जी सर सर। जी आपकी सर। आवाज जी सर। ठीक है, प्रहसन का मुख्य रस कौन सा रस होगा? अंगी रस कौन सा रस होगा बताइए? प्रहसन का अंगिरस, अंगिरस का मतलब है मुख्य रस, कौन सा रस होगा? अरे भाई नाम में ही पता चल जा रहा है, तो मैंने विप्र, पूछा। श्रृंगार। हास्य रस बेटा प्रहसन है। अच्छा, हाँ हाँ सर। समझ में आया पूजा? चालू जी जी सर। सर। सारे बच्चे समझ लीजिए, प्रहसन का अंगिरस अर्थात मुख्य रस क्या होगा? हास्य। हास्य। हास्य रस होगा। क्लियर है? नाटक का मुख्य रस क्या होगा? श्रृंगार रस। श्रृंगार हाँ और वीर। हाँ, श्रृंगार अथवा वीर। एक एव भवेदंगी श्रृंगारो वीर एव वा। श्रृंगार अथवा वीर में से कोई एक उसका अंगी रस होगा, मुख्य रस होगा। नाटक तो दोनों में अंतर हो गया। नाटक और प्रहसन में भेद हुआ कि नहीं हुआ? जी जी सर। सर। जी किसके आधार पे भेद हुआ? रसों के आधार पे सर। हो गया ना, रस के आधार पे। जी। क्लियर हो गया सबको? सूर्य प्रताप, जी सर। तो हम क्या देखते हैं कि प्रहसन में भी समारोप है, नाटक में भी समारोप है, लेकिन दोनों में भेद है। किस आधार पर? रस के आधार पर। रस के रस आधार पर। के आधार। हाँ, दोनों में भेद है, प्रहसन और नाटक में। इसीलिए ग्रंथकार ने भेदक तत्व में रस को भी स्थान दिया। क्या है भेदक तत्व, फिर से बताइए? वस्तु, नेता, रस। रस। हाँ, वस्तु, नेता और रस। समारोप दोनों में है, नाटक में भी समारोप हो रहा है और प्रहसन में भी समारोप हो रहा है। समारोप समझ रहे हैं ना आप लोग? समारोप समझ रहे हैं ना बच्चों? जी सर। जी सर। आरोप। आरोप। बस ठीक। आरोप करते हैं। अनुकार्य का अनुकर्ता पर आरोप ही समारोप कहलाता है। तो आपने देखा समारोप तो दोनों में है, नाटक में भी है और भाण में, प्रहसन में भी है, लेकिन रस के आधार पे अंतर है दोनों में, इसलिए इनको अलग अलग माना गया। यदि केवल समारोप को मान ले तो सारे के सारे नाटक हो जाएंगे। अच्छा, अब एक और उदाहरण देकर समझा रहा हूं इस भेद को। आप लोगों ने प्रकरण पढ़ा है ना? जी सर, पढ़ा है। जी सर। कौन सा प्रकरण बताओ शालू? ओ, मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम पढ़ा है, बहुत अच्छा। तुम लोगों को किसने पढ़ाया था? मैंने पढ़ाया था मृच्छकटिकम? नहीं सर, आपने नहीं। नहीं सर, गुलशन सर। गुलशन झा अच्छा सर। अच्छा, गुलशन ने पढ़ाया था। हाँ, तुमसे पहले वाले बैच को मैंने पढ़ाया था, जब वो कोरोना चल रहा था, शायद तब की बात है या बाद की बात, ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन एक बैच को मैंने पढ़ाया था। तो आप लोगों को याद होगा
प्रकरण की कथा वस्तु कैसे होती है, कैसी होती है बताइए। कथा वस्तु स्रोत की दृष्टि से 3 प्रकार की है ना। स्रोत की दृष्टि से कथा वस्तु कितने प्रकार की है? सर 3 गद्य प्रकार पद्य ये तो नहीं है। 3 प्रकार के। कौन कौन से प्रकार? सर वो कथा वस्तु के 3 प्रकार धर्म, अर्थ और काम। ये सारा ये फल कंफ्यूजन है। कहां से होता है? तो फल है बेटा। सर नाट्य की प्रकृति की दृष्टि से आपने विभाजन बताया था, वो तो नहीं है सर्व श्राव्य, नियत श्राव्य, आश्राव्य? की दृष्टि से स्रोत की दृष्टि से कथा वस्तु बताया था आपको। सर उसकी 3, एक है तो मंचन उत्पाद मिश्रित। होता है। सर प्रख्यात उत्पाद मिश्रित। हाँ, सूर्य प्रताप ने सही बताया, फिर से बोलो। प्रख्यात उत्पाद और मिश्र भेद, जिसमें उदाहरण दिया गया था, एक में कहा गया था इतिहास की, मतलब इतिहास से रिलेटेड, जैसे रामायण महाभारत, और उत्पाद में हाँ। कवि कल्प जैसे रति थी, मृक्षकटिकम और मालती माधवम उदाहरण दिए गए थे। और मिश्रित हाँ। में जैसे प्रख्यात और कवि कल्पना दोनों होगा, जैसे उत्तर रामचरितम। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा याद है। याद आया आप लोगों को बच्चों? जी सर। जी सर। यस। तो प्रकरण के बारे में क्या सिद्धांत है, कैसी कथा वस्तु होगी? कवि कल्पित और इतिहास, मतलब मिश्रित होगी इतिहास सर, मिश्रित। कल्पित दोनों। नहीं, कवि कल्पित। कहानी उत्पाद। पूरी तरह से उत्पाद्य होगी, कवि कल्पित होगी। ओके सर। समझ में आया? जी सर। तो हो गया ना। लेकिन नाटक की कथा वस्तु कैसी होगी? नाटक सर वो की सर प्रख्यात होगी, प्रख्यात कह सकते हैं। प्रख्यात होगी, प्रख्यात या मिश्र हो सकती है। जी सर, नाटक की मिश्र। कथा वस्तु या तो प्रख्यात होगी या मिश्र होगी, कभी कल्पित कभी नहीं होगी। तो देखिए, कथा वस्तु के आधार पे नाटक और प्रकरण में भेद साफ साफ दिख रहा है ना आपको? जी सर। जी सर। इसलिए जो 10 प्रकार है, इन 10 प्रकार में भेद 3 आधार पर है, वस्तु, नेता और रस के आधार पर। अब आइए, तो आपको समझ में आ गया रस के आधार पे? प्रहसन और नाटक में मैंने अंतर समझा दिया। जी सर। जी सर। कथा वस्तु का आधार लेकर के क्या समझाया मैंने अभी आपको? सर कथा वस्तु प्रहसन। श्रोता के आधार पर विभाजन समझा। मतलब 2 में अंतर बताया ना, नाटक और प्रकरण में कथा वस्तु का भेद है। जी सर। जी प्रकरण सर। हमेशा उत्पाद्य कथा वस्तु वाला होगा और जी। नाटक कभी भी उत्पाद्य कथा वस्तु वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है? जी सर। अब इसी तरह आ जाइए नेता को लेकर के। तो प्रकरण का नेता कौन होता है? धीर ललित। धीर ललित नहीं, धीर प्रशांत, सर जी प्रकरण हीरो है प्रशांत। ना? हीरो प्रशांत होता है। जी सर। चारुदत्त। हाँ, प्रकरण का नायक धीर प्रशांत कोटि का होगा। नाटक का नायक कैसा होगा? धीरोदात्त हो सकता है, धीर ललित हो सकता है। धीरोदात्त जी। का उदाहरण उत्तर रामचरितम में, अभिज्ञान शाकुंतलम में मिलता है, और धीर ललित का स्वप्न वासव दत्तम में उदयन धीर ललित कोटि का नायक है। तो नाटकों में इन 3 आधार पे भेद है, रूपकों में इन 3 आधार पे भेद है। इसीलिए कहा वस्तु नेता रस तेषाम भेद कहा। अब यदि केवल एक पंक्ति आ जाए आपकी परीक्षा में, वस्तु नेता रस तेषाम भेद कहा, तो आपको जितना मैंने समझाया यदि लिख देते हैं तो बेटा आपको टीचर को लगेगा कि मैं और ज्यादा अंक दे दूं, 10 का है तो 12 दूं। समझ गए? जी सर। इस तरह से इसकी तैयारी करनी है।
भेदक तत्व क्लियर हो गया। वस्तु का स्वरूप सबको पता है, कथा वस्तु। जी सर। जी सर। बताइए कथा वस्तु के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार मुख्य रूप से, आधिकारिक और कौन से? प्रासंगिक। प्रासंगिक। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। आधिकारिक और प्रासंगिक। आधिकारिक के कितने भेद हैं निकिता? सर आधिकारिक के नहीं है, प्रासंगिक के हैं 2, पताका और आधिकारिक के प्रकरी। आधिकारिक के आधिकारिक 3 भेद हैं। 3 भेद। 3 है आधिकारिक के, कौन कौन से? प्रख्यात, प्रख्यात, उत्पाद और मिश्र। मिश्र। हाँ, नहीं, जब आप ना कथा वस्तु का डिवीजन दिखाएंगे, एक तो चार्ट जो बनवाया था ना 27 प्रकार की कथा वस्तु, यस जी सर। सर। उसमें से आप लोग बता रहे हैं, तो उसमें दोनों को मिक्स किया हुआ है। जी सर। दृष्टि से कथा वस्तु और फल की दृष्टि से कथा वस्तु को मिक्स करके दिखाया गया है। फिर नायक की दृष्टि से कथा वस्तु, दिव्य अदिव्य, दिव्य अदिव्य, तब जाकर 27 भेद बनता है। लेकिन जब आपको कथा वस्तु का डिवीजन पूछा जाएगा तो आप तीनों को अलग अलग बताएंगे। फल की दृष्टि से आधिकारिक और प्रासंगिक, और प्रासंगिक के 2 प्रकार कौन कौन से? पताका और पताका और प्रकरी। प्रकृति। ये बस ये अलग लिख लेना है। इसके बाद स्रोत की दृष्टि से कथा वस्तु के प्रकार 3 हो गए, पहले से बताया जा चुका है। कुछ आपने बताया था, दोबारा बताओ कोई दूसरा बच्चा। उत्पाद्य, प्रख्यात, मिश्र। एकदम सही है। और नायक की दृष्टि से कथा वस्तु बताइए। अभी मैंने चर्चा की 3 प्रकार की, दिव्य, अदिव्य, अदिव्य। हाँ जी रत्नेश जी, जी नमस्कार। हाँ जी बच्चों, जी सर। तो नायक की दृष्टि से कथा वस्तु बताइए। 3 प्रकार की। 3। हाँ, कौन कौन से नाम बता दो। दिव्य, 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 और अदिव्य। अदिव्य। हाँ, तो ये 3 डिवीजन आप कर देंगे। उसके बाद तीनों को मिक्स करके फिर 27 प्रकार आप बता देंगे, तो कथा वस्तु वाला उत्तर आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है जी सर। जी। वैसे आगे हमने संवाद की दृष्टि से भी आपको बताया है, यदि आपको आ जाता है, याद रहता है, तो वो भी जोड़ दीजिए इसमें। फिर आपको नाट्य धर्म की दृष्टि से बताया हुआ है, उसको कर जी सर। दीजिए, तो परफेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब एक भी नंबर नहीं कटेगा यदि आप ये 5 आधार लेकर के कथा वस्तु का डिवीजन दिखा देते हैं। पहला हो गया की दृष्टि से, दूसरा हो गया स्रोत की दृष्टि से, तीसरा हुआ नायक की दृष्टि से, चौथा हुआ नाट्य धर्म की दृष्टि से, और 5वां हुआ संवाद की दृष्टि से। याद आया? सब पढ़ा हुआ है ना हम लोगों ने? जी सर। गुड। अर्थ प्रकृतियां 5। कौन कौन से नाम बताइए। बीज, नाम बिंदु, बताइए। धातु, प्रकरी। हाँ? फिर से बोलो। बीज, बिंदु, प्रकरी, कार्य। प्रकरी, कार्य। कार्य। कॉन्सेप्ट क्लियर है? कुछ डाउट हो तो बोलिए।
क्लियर है सर। क्लियर है, सर ठीक है। आपकी अगला क्लियर नहीं आ रही। कार्या कौन सा बेटा? सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। वॉइस क्लियर नहीं है, कभी कभी ना एक मुझे लग रहा है सिग्नल की वजह से ऐसी दिक्कत आ जा रही है। अब आ रही है। ठीक है अब? जी अब आ रही। अच्छा, वही सिग्नल की गड़बड़ी हो रही कहीं कहीं। तो अर्थ प्रकृति क्लियर है ना? जी जी सर। सर। ठीक है। कार्यावस्था 5 प्रकार। आरंभ, प्रयत्न, प्रयत्न, प्रत्याशा, प्राप्ति, नियताप्ति, फलागम। रिएक्शन, नियताप्ति, फलागम। बहुत ही अच्छा। कार्यावस्था का विभाजन किस आधार पे किया गया है? नायक और की दृष्टि नायक द्वारा अपने अभीष्ट फल की प्राप्ति के आधार पे। बहुत सही। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा उत्तर है। नायक के द्वारा अभिष्ट फल की प्राप्ति की दृष्टि से नायक की अवस्था का 5 भागों में विभाजन किया गया है। आरंभ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम। बहुत सुंदर उत्तर दिया आप बच्चों ने, गुड। अब संधियां बताइए 5। मुख संधि, मुख, गर्भ, गद संधि, अवमर्श, विमर्श निर्वाण। संधि, निर्वहन। बहुत ही अच्छा। ये संधियां और सर बनती ये कैसे है बताइए? 12 13 12 13 सर ये 14 5 कार्यावस्थाओं से मिलके बनती हैं। मिलाइए, कैसे मिलेगा? सर बीज, बीज और आरंभ, आरंभ से मुख संधि, यत्न से प्रतिमुख, से गद, प्रक्रिया से विमर्श, कार्य, फलागम से निर्वहन। वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश। और संध्यांग पता है ना? अभी सूर्य प्रताप बहुत अच्छी तरह से बता रहा है। बताना बेटा, संध्यांग को कैसे याद करना है? 12 13 12 13 14। बस, कितने बन जाएंगे? 64। 64। 64 संध्यांग है। बहुत आसान तरीका याद, इसको याद करने का। 12 13 12 13 और 14, ठीक है। और इनमें से 3-4 नाम सभी का याद कर लीजिएगा। मुख संधि के जो संध्यांग हैं 4-5, उनका याद कर लीजिए। प्रतिमुख के 3-4 याद कर लीजिए, गर्भ के 3-4, इस तरह पांचों के 3-3 4-4 याद कर लीजिएगा तो आसान रहेगा। ये हो गया। चलिए अब हम लोग आते हैं अर्थोपक्षेपक। दूसरा टॉपिक है आपका अर्थोपक्षेपक। बताइए अर्थोपक्षेपक के बारे में, इसके कितने प्रकार हैं? 5। सर 5। नाम बताइए। विष्कंभक, प्रवेशक, चूलिका, अंकावतार, अंकास्य। एकदम ठीक है, सर गुड। विष्कंभक के 2 प्रकार। विष्कंभक के 2 प्रकार कौन कौन से? शुद्ध और संकीर्ण। शुद्ध और संकीर्ण, एकदम सही है। कोई डाउट है इस टॉपिक को लेकर के? नो सर। निकिता? जी सर। कोई डाउट है? नो सर। नहीं है, सभी बच्चे क्लियर हैं? सोनू, अर्थोपक्षेपक क्लियर है बेटा? जी सर। अच्छा, चलिए अब आइए नायक के गुण। 2-4 गुण बताइए नायक के। हम लोगों ने 22 गुणों की चर्चा की थी। विनम्र, लोकप्रिय, स्थिर, मधुर, पवित्र, वाग्मी, रूढ़वंश, स्थिर, युवा। वाह, बहुत वेरी गुड। तो इसको याद कर लेना है, लिख लेना है। नेता विनीतो, दूसरा प्रकाश शुरू हो गया। नेता विनीतो मधुरस्त्यागी, दक्षः प्रियंबरः, रक्तलोकः, शुचिर्वाग्मी, रूढ़वंशो, स्थिरो युवा, बुद्ध्युत्साह, स्मृति प्रज्ञा, कलामान समन्वितः, सूरो वीरश्च, सूरो दृढ़श्च तेजस्वी, शास्त्र चक्षुश्च धार्मिकः। ये है ना पहली और दूसरी कारिका? जी सर। जी सर। सभी बच्चों को क्लियर है नायक के गुण? कोई डाउट हो तो चर्चा करें।
सर। नहीं, ठीक है। नायक के प्रकार कितने प्रकार हैं बताइए, कौन बताएगा? 4 प्रकार। हैं? ठीक। कुल प्रकार कितने हैं? कुल सारे मिलाकर के हाँ सर 48। 28 है, 48 या हाँ 48 40। जी 48 प्रकार हैं। जी चार्ट तैयार है आपका 48 प्रकार का बच्चों? जी सर। 48 है। हाँ सोनू, ठीक। कितने कितने प्रकार? 48। 48, ठीक है। जी सर, तैयार है चार्ट सर। तैयार कर लिया है ना? ठीक है, जी सर। पहले 4 लिखेंगे आप। कौन से 4 नाम बताइए? धीरोदात्त, धीरोदात्त, 48 है सर। धीरोदात्त, धीर ललित, धीर शांत और धीरोदत्त। बहुत अच्छा, एकदम सही है, सर ये एकदम 4 सही है। बता रहे हैं सर, ये जो 4 है ना, धीरोदात्त, धीर ललित, धीर शांत और धीरोदत्त, इनके 3 प्रकार। फिर उत्तम, उत्तम, मध्यम, अधम, ये हो गए 4 तिया 12 फिर 3 और फिर उसके साथ में इनके भी सर 4 ऐसे नहीं भेद है सर, कर दृष्टि और 4 अनुकूल। भेद करके टोटल करेंगे ना। कैसे बेटा? सर इनके भी भेद हो जाएंगे ना 4 तो वो फिर लास्ट में टोटल करेंगे ना, तब 48 होगा। हाँ लास्ट में करना है। तो इनके 4 भेद कौन कौन से हैं बताइए? षठ, धृष्ट, षट, दक्षिण, दक्षिण और अनुकूल। वाह, अनु। शाबाश, बहुत अच्छी तैयारी है तुम लोगों की। रिवीजन बढ़िया से कर लो, मजा आ जाएगा इस पेपर में। तो 4 प्रकारों हो गए, तीनों को हम कर लेंगे तो 48 प्रकार बन जाएगा। चार्ट रेडी रखना है आपको, बस हो गया। तो नायक के गुण भी हो गए आपके, नायक के प्रकार भी आपने कर लिया। नायिका भेद, 384। नायिका भेद तीन प्रकार 384, 384 भेद बन जाते हैं। ठीक है निकिता? 3 प्रकार, कौन कौन से 3 प्रकार हैं? स्वकीय, परकीय, स्वकीय, परकीय और साधारण। साधारण स्वकीय स्त्री, के भी फिर 3। हाँ कौन कौन से? मुग्धा, मध्य, प्रगल्भा। और मग्धा के 3 है, धीरा, 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 अधीरा। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। और प्रगल्भा के? प्रगल्भा के भी 3 भेद हैं। जी सर। अधीरा, कौन से? धीरा, 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 अधीरा, वही सेम ही है। ठीक है, और फिर इन सबके क्या क्या भेद होंगे? ज्येष्ठा, जी, ज्येष्ठ, इनके 4 होंगे। ज्येष्ठा, ज्येष्ठा, और कनिष्ठा, ज्येष्ठा, कनिष्ठा। और ठीक परकिया है, में वो कन्या विवाहिता हो जाएगा सर। हाँ जी, ठीक है, बहुत अच्छा। और साधारण स्त्री का कोई भेद नहीं होता है, सबको पता है ना? जी सर। तो इनको हम करते हैं तो ये 16 प्रकार के कुल हो गए। कितने प्रकार के? जी, और 16 ये हो जाते हैं, और 16 इनकी से 8 अवस्थाओं से मल्टीप्लिकेशन करके 100 वही 128 हो जाते हैं, 128 अवस्थाएं हो जाती हैं। और और फिर फिर उन इनका 128 तीन दिन से वो धीरा धीरा वैसे करके 384 कर देते हैं सर। धीरा धीरा नहीं, सर वो उत्तम, मध्यम और अधम। जी सर, अधम, उत्तम, मध्यम। इनकी संख्या बन जाती है 384। 8 अवस्थाएं पता है, पिछली क्लास में भी हमने चर्चा की थी, संडे को भी चर्चा की है। वो कौन कौन सी अवस्था है, किसी को याद है क्या? 2-4 नाम बताओ। सर स्वाधीन पतिका, विरोहित कंठिता, खंडिता, कलहांतारिता, स्वपति, वासक सज्जा, हम्म, अभिसारी, पोषित प्रिया और हम्म, अभिसारिका। हो गया, 8 प्रकार हो गया।
यस सर। ठीक है। स्वाधीन पतिका, वासक सज्जा, चिरहूत कंठिता, खंडिता, कलहांतरिता, लब्धा, प्रोष्ठिया, अभिसारिका इति अष्टौ अवस्था स्युः। सबको क्लियर है? कोई डाउट इसको लेकर के? नो सर। नो सर। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब आइए नायक के सहायक, 3-4 सहायक का नाम बताइए। पढ़ा है ना आप लोगों ने सहायक के बारे में? जी सर, जी सर। बीट विदूषक, हाँ, नायक। मर्द वीर प्रतिनायक। हाँ। पीठ मर्द कौन होता है? सर पताका। पताका का नायक पीठ मर्द कहलाता है। बहुत अच्छा। पताका नामक कथा वस्तु का जो नायक होता है उसको पीठ मर्द कहते हैं। बहुत अच्छा। सर मुझे एक ठीक है। सर मुझे एक क्वेश्चन ये पूछना था, संध्यांगों की कुल संख्या, ये ऐसे करके इंटरनल में था क्वेश्चन, तो क्या इसका आंसर क्या होगा? 64, 64। जी सर, ये मुझे समझ क्या नहीं आ लिखा रहा था था, आपने? मुझे समझ ही नहीं क्यों? आया। पता नहीं, कितना लिखा? मैंने छोड़ दिया था, मैंने मतलब नहीं किया। ये जो 64 गिनती का है वो क्या है? ये 64 की गिनती आपने कराई मुझे, 12, 13, 12, 13 और 14, ये क्या है? संधि के अंग ये है। मुझे टर्म भी नहीं याद आ रहा था ये ना सर। इसीलिए गड़बड़ हुआ। तो संध्यांग का मतलब है संधि के अंग। तो संधि के अंग का यहां तात्पर्य है संधि के प्रकार या भेद। तो 5 प्रकार की संधियां हो गई और उन 5 प्रकार के ये हो गए 12, 13, 12, 13 और 14 अंग। तो इनको संध्यांग कहते हैं। 64 प्रकार याद रखें। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, एक आध क्वेश्चन रह गया तो ये हो गया। अब आइए नायिका भेद। ये तो कर ही लिया हमने डिस्कस। नायिका के सहायक, नायक के सहायक हो गया। नायिका की सहायिकाएं बताइए, इस पर चर्चा हुई थी। बताओ बच्चों, एक दो नाम बताओ नायिका की जो सहायिका होती है। दासी, सखी हाँ, और दासी, सखी, कारू, भाई की लड़की, पड़ोसिन, सन्यासिन, ये सारे कौन है? नायिका की सहायिकाएं। इन सब के माध्यम से नायिका नायक के पास संदेश भेजने का काम करती है, इसलिए इनको नायिका की सहायिकाएं कहा गया है। क्लियर है? बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये आना नहीं चाहिए जी सर। लेकिन फिर टॉपिक में दिया है तो नॉलेज में रहना चाहिए। नाट्य वृत्तियां बताइए, पिछली क्लास में चर्चा हुई है। 4 होती हैं। 4 प्रकार की। कौन कौन सी? कैशिकी, और सतुगी, ठीक है, चारों याद है सबको? जी सर। चारों का नाम सभी को याद है? ठीक है, नाम याद है। देखिए कल चर्चा चली थी संडे को, तो आप एक काम करो, कारिका 46 निकालिए। कारिका सेकेंड चैप्टर में, द्वितीय प्रकाश में, कारिका 46। जी सर। मिल गया? कारिका 46 के नीचे आइए। यद व्यापारात्मिका वृत्तिश्चतुर्धा, ये पंक्ति ढूंढिए। फिर मिल गया। मिला? जी सबको मिला? यद व्यापारात्मिका
चतुर्धा। तो वृत्तियां 4 प्रकार की हो गई, यहां पे लिखा है ना वृत्ति चतुर्धा, वृत्तियां 4 प्रकार की हैं। क्लियर है? जी सर, मिल गया। जी सर। वृत्तियां क्या होती है इसकी परिभाषा उससे पहले है। जी यद व्यापार जी सर। आत्मिका, मतलब नायक का व्यापार। वृत्तियों की क्या परिभाषा बनी बेटा? बोलो। नायक का व्यापार। इसीलिए ना मैंने क्लास में आपको बताया था कि वृत्त्यो नाट्य मातरः, ये पंक्ति आप लोगों ने कहीं लिखी थी या नहीं? सर लिख आपने लीजिए। लिखवाया था पाया था ना? नाटक की माताएं। हाँ, वृत्ति है। संस्कृत की पंक्ति भी लिख लीजिएगा, वृत्त्यो नाट्य मातरः। तो ये नायक का व्यापार होता है, वही वृत्तियां कहते हैं, और वो वृत्तियां 4 प्रकार की होती हैं। आप लोगों को नाम याद है? अब देखिए द्वितीय प्रकाश में इसके आगे जो आपने पढ़ा अभी बेटा, यहां से आगे कैशिकी वृत्ति की चर्चा है। कैशिकी वृत्ति के कितने प्रकार बताया था मैंने, याद है किसी को? 4 है ना? हाँ ठीक है, सभी के 4 प्रकार हैं, पता है तुम लोगों को? याद? जी हाँ, तो कैशिकी वृत्ति देख लीजिए 47 कारिका में है। तत्र कैशिकी गीत नृत्य विलासाद्यैर मृदु श्रृंगार चेष्टितैः। पंक्ति मिली बेटा? जी सर। जी सर। हाँ, तो नाटक में मुख्य रूप से नायिका के द्वारा जो गीत, नृत्य और हाँ चेष्टाएं की जाती हैं, वो कैशिकी वृत्ति के अंतर्गत आती हैं, और इसका संबंध केश से है। ये बताया था पिछली आपको कैसे कैशिकी वृत्ति की उत्पत्ति हुई, है कहानी मैंने सुनाई थी आपको, याद है किसी बच्चे को? निकिता, सोनू, क्लास में थे आप लोग? भरत मुनि ने अपने शिष्यों के साथ नाट्य का अभ्यास किया, और अभ्यास करके वो ब्रह्मा जी के पास गए दिखाने, प्रभु ये हमने नाटक का नाटक सही बन पाया या नहीं बन पाया? तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो सब कुछ अच्छा है, लेकिन इसमें श्रृंगार का अभाव है, इसमें कैशिकी वृत्ति का प्रयोग होना चाहिए जो तुमने नहीं किया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु, भरत मुनि ने कहा प्रभु इसके लिए क्या करना होगा? ब्रह्मा जी ने कहा इसके लिए आप स्त्री पात्रों को नियोजित कीजिए, स्त्री पात्रों को लगाइए। फिर जी क्या कहा? उत्तर याद है किसी को? भरत मुनि कहा, भरत मुनि ने कहा कि प्रभु हम मेरे तो पुरुष शिष्य हैं, मेरे शिष्यों में लड़कियां नहीं है, फिर मैं उनको कैसे नियोजित करूं? तब ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, अप्सराएं ले जाइए। तब ब्रह्मा जी ने उनको 16 अप्सराएं दी। उन अप्सराओं का अभ्यास करा करके उन्होंने फिर अभिनय किया। हेलो, हाँ जी, मैं सूर्य बोल रहा हूँ, एक्चुअली मेरा वो डिस्कनेक्ट हो गया, वो कनेक्ट नहीं हो रहा, तो मैं इधर सुन सकता हूँ। आवाज जाएगी यहाँ पर, सुन पाओगे? डिस्कनेक्ट कैसे हो गया? दोबारा से नहीं हो रहा है क्या? अच्छा चलो सुनते रहिए। तो पूजा बंद कर लेता है, करो। सॉरी। भरत मुनि ने नाटक का अभ्यास किया अपने शिष्यों के साथ और ब्रह्मा जी को दिखाया। ब्रह्मा जी ने कहा देखिए सब कुछ ठीक है, लेकिन आपके नाटक में सौंदर्य की कमी है। भरत मुनि ने कहा सर प्रभु मैं सौंदर्य का आधान कैसे करूं? ब्रह्मा जी ने कहा स्त्री पात्रों का प्रयोग करके। भरत मुनि ने कहा
मेरे शिष्यों में स्त्री पात्र नहीं है, मेरे सारे के सारे शिष्य पुरुष हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, इन अप्सराओं को ले जाओ आप। फिर उन्होंने 16 अप्सराएं प्रदान की भरत मुनि को और कहा कि इनको नियोजित करो नाटक में। फिर उन अप्सराओं को, जो महिला की भूमिका थी, उनको दिया। फिर नाटक का अभ्यास हुआ और ब्रह्मा जी वो नाटक संपूर्ण हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा बहुत सुंदर नाटक हुआ आपका, अब इसको आप जन जन में, लोक में प्रचारित प्रसारित कीजिए। तो इस तरह नाटक की उत्पत्ति हुई। कैशिकी वृत्ति की उत्पत्ति की कहानी है। इसको आप लोग जरूर लिख दीजिएगा, बहुत अच्छा नंबर आएगा। ठीक है बेटा? तो इसके 4 प्रकार हैं, ऐसा आपको पता है, देख लीजिएगा। ठीक है ना? हाँ जी सर। सार्वत्रिक देख लीजिए, आपके 10 रूपक में कहाँ कहाँ है वो मैं टिक लगवा दे रहा हूं। उसके बाद कारिका 53 में आ जाइए, 53 द्वितीय प्रकाश 53। जी सर। कौन सी कारिका में लगाना है सर? 56 46 47 कारिका। 47 में कैशिकी वृत्ति का विवेचन है, 53 में सात्वती वृत्ति का विवेचन है। ठीक है? और सात्वती वृत्ति के भी 4 प्रकार हमने बताए थे, आपको याद है? संलाप, उत्थापक, संघात्य और परिवर्तक, संलापक और संघातक। कारिका 56 में, कारिका 56 में आर्भटी, टिक लगा लीजिए। बताया था ना आर्भटी में क्या होता है? माया, कपट, छल, मूर्छा इत्यादि का प्रयोग किया जाता है ना? मायेन्द्र जाल संग्राम, क्रोधोत भ्रांतादि चेष्टितै, संक्षिप्तिका स्यात् संफेटो, वस्तु स्थानावपातने। ये 4 प्रकार नीचे बताए गए उसके। संक्षिप्तिका, संफेट, वस्तु स्थान और अवपातन, ये 4 प्रकार हैं। अब कौन सी वृत्ति बच गई बताइए? आर्भटी। आर्भटी तो हो गई। भारतीय वृत्ति। भारतीय वृत्ति, हाँ, भारतीय वृत्ति का विस्तार कहां है वो देख लीजिए। तृतीय प्रकाश में जाइए, तृतीय प्रकाश का 5वां श्लोक निकालिए। जी सर। सबको? हाँ, यस सर। हाँ एकदम सही है। भारतीय संस्कृत प्रायो वाग व्यापारो नटाश्रय, भेदै प्ररोचना युक्त वीथि प्रहसना मुखई। तो यहाँ पर भारतीय वृत्ति के ऊपर चर्चा। इसके 4 भेद हैं, प्ररोचना, वीथि, प्रहसन और आमुख प्रकार होती है। तो ये 4 कारिकाएं जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों? जी सर। हाँ, चारों वृत्तियां इसकी चर्चा हमने पिछली क्लास में की थी, इसको तैयार कर लीजिए। इसके बाद क्या बताया था मैंने? अच्छा, आपके सिलेबस में अब क्या बचा? नाट्य वृत्तियां हो गया। रस के बारे में आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से? जी सर। हाँ, रस संख्या भी जानते हैं? जी कितनी सर। संख्या है बताइए? रस में 8 है, नाटक में 9 है। उल्टा कर रहे हैं, उल्टा। नहीं, नाटक में 8 है, काव्य में। हाँ, कौन सा
अतिरिक्त रस है जो काव्य में होता है, नाटक में नहीं हो सकता। क्या सर? हाँ, शांत शांत। रस। शांत, शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शम। शम। गलती से कोई बच्चा शोक नहीं लिखेगा। शोक किसका स्थायी भाव है? करुण का सर। करुण रस का, एकदम सही बात, गुड। व्यभिचारी भाव भी आप सभी जानते हैं। जी जी सर। कितनी संख्या है? 33 सर। व्यभिचारी भाव की संख्या 33 है। वेरी गुड। विभाव भी जानते हैं आप लोग? क्या है जी विभाव? सर। कितनी? जी सर। बताइए। सर जिनके द्वारा वाचिक सात्विक अभिनय का विभावन होता है। वो विभाव कहलाते हैं। बहुत अच्छा। इनके कितने प्रकार? 2 प्रकार सर। दो। उद्दीपक। उद्दीपन और आलम्बन। बहुत अच्छा। आलम्बन को जानते हैं आप लोग? कौन सा भाव होता है? जी सर। बताइए। इसमें आलम्बन में स्थायी भाव को सर जगाने के आलम्बन लिए नायक नायिकादि 5 आलम्बन विभाग कहलाते हैं, और जो उद्दीपक उद्दीपन विभाग जो होता है, जैसे देश काल उद्यान और नायक नायक आदि से संबंधित बोली रूप पहनावा आदि, उन्हें उद्दीपन कहते हैं। बहुत अच्छा, गुड, वेरी गुड। उद्दीपन और आलम्बन 2 विभाव हो गए। इसके बाद आता है अनुभाव। जी सर। अनुभाव की संख्या कितनी है? सर इसके 7वें भाग में 8 संख्या बताइए। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंपन, विवर्ता, अश्रुर, मूर्छा। और सर वैसे जो दूसरा प्रकार है सर, भुजे, भू विक्षेप, कटाक्ष आदि ये सब आते हैं अभिनय। हाँ, तो इनको मतलब अलग से भेद करना मुश्किल है, इसलिए कार्य को ही अनुभाव कह दिया जाता है। हाँ, कार्य अनुभाव है। कारण क्या है फिर सूर्य प्रताप? विभाव सर। बहुत अच्छा, कारण विभाव है, क्योंकि विभाव से ही रसोत्पत्ति की प्रक्रिया शुरू होती है। विभाव से ही हमारे अंदर का स्थायी भाव जागृत होता है कि नहीं है? जी सर। इसलिए उस विभाव को क्या कहते हैं? कारण कहते हैं। सर। और अनुभाव को कार्य कहते हैं। क्यों कार्य कहते हैं बताइए? ये विभाग के पीछे पीछे चलता है। हाँ, इसलिए इसको अनुभाव कहते हैं। ये तो कारण हो गया, लेकिन इसको कार्य क्यों कहते हैं? सर कार्य क्योंकि जो कहने विभाग जो रति आदि स्थायी भाव उद्भूत होते हैं, उनके भावों को प्रकाशित करने वाला होता है, इसलिए इसको अनुभाव कहा जाता है। और मतलब हमें अनुभाव से ही पता चलता है कि कोई व्यक्ति रतिमान है, भयभीत है कि नहीं है? जी सर। आपको समझाया था कि कोई व्यक्ति आपसे थोड़ी दूरी पर है, लगभग मान लीजिए 400-500 मीटर की दूरी पर है, 200 मीटर की दूरी पर है, और वह सांप से डरा हुआ है, कुत्ता से डरा हुआ है, भागे भागे आपकी तरफ आ रहा है, तो आप उसको देखते ही पहचान जाएंगे कि ये किसी कारण से डरा हुआ है कि नहीं है? जी सर। कैसे? तो उसके चेहरे पर जो भाव आएगा, जैसे पसीना, कंपन, शरीर का पीला पड़ना, ऐसे डरते हुए भाग रहा है कोई, तो हम देख कर ही पहचान जाएंगे कि ये जो भाग रहा है भय के कारण भाग रहा है। तो ये कार्य हो गया ना? जी सर। सर्प विभाव हुआ जो कारण बना डर का, और डर कार्य है उस कारण का, इसको हम अनुभाव कहते हैं। तो ये सब क्लियर ही है आप लोगों को बच्चों? जी सर। हो गया सारा सिलेबस मैं देख रहा हूं।
मेरे सामने सिलेबस भी है। रस योजना अंक रस संख्या है, जो विचारी भाव हो गया। स्थाई भाव जानते ही हैं, कितनी इसकी संख्या? 8 है वैसे, और एक स्थान को भरत मुनि के साथ जोड़ा जाता तो 9 हो जाती है। 9 संख्या हो जाती है। बहुत अच्छा, नाम याद है सबको? जी सर। क्या नाम है बताइए? श्रृंगार वीर विभत्स शोक जुगुप्सा हाथ से क्रोध श्रेय शांत रख। वेरी गुड, बहुत अच्छा सूर्य प्रताप। कल्लोला इव वारिधौ, किसके लक्षण में ये पंक्ति आई है? ये वो समुद्र वाला जो आपने बताया। हाँ, तो तरंग के समान कौन होता है? हाँ, व्यभिचारी भाव होता है। व्यभिचारी भाव होता है। बहुत सही, एकदम। और एक और इससे रिलेटेड है, समुद्र से रिलेटेड, वो बता रहा हूँ, वो कारिका ढूंढ रहा हूँ मैं। विरुद्धैर विरुद्धैर्वा। हाँ, सस्थाई लवणाकरः, वहां था कल्लोला इव वारिधौ, समुद्र में तरंग के समान, और यहां पर है लवणाकरः, सस्थाई भाव लवणाकर के समान है। वह स्थाई भाव लवणाकर के समान है। लवणाकर किसको कहते हैं जानते हैं आप लोग? जी सर, समुद्र के पानी। समुद्र को, सीधा सूर्य प्रताप, सीधा उत्तर। लवणाकर समुद्र को कहते हैं। जो खारे पानी का वो स्रोत होता है ना। हाँ, एकदम सही समझ गए आप। स्थाई भाव की परिभाषा यही है ना? कोई बच्चा बोल रहा था, हम में से बोलो दोबारा से। विरुद्धैरा विरुद्धैर्वा यहाँ आत्मभावम न अत्यनान सस्थाई लवणाकरम। हाँ, मतलब स्थाई भाव लवणाकर के समान है, समुद्र के समान है। कैसे समझाइए? लवणाकर के समान है, कैसे समझाइए? क्या होता है समुद्र में जो स्थाई भाव में भी होना चाहिए या होता है? फिर जैसे समुद्र मीठे पानी को अपने अंदर आत्मसात कर लेता है, उसे खारा बना देता है। उसी किसको? समुद्र है, किसको अपने में मिलाकर खारा बना देता है, ये बताओ? और अविरुद्ध सभी प्रकार के पानी, मतलब जैसे मीठा पानी हो गया उसको। हाँ, मतलब विरोधी और अविरोधी, विरुद्ध और अविरुद्ध दोनों प्रकार के तत्वों को अपने में मिलाकर अपना जैसा बना लेता है। खारा पानी मीठा नदियों का, उसको भी मिला लेता है और सबको मिलाकर के अपने जैसा बना लेता है। ठीक उसी प्रकार से स्थाई भाव क्या करता है? अब आप लोग उत्तर दीजिए। उसी प्रकार स्थाई भाव मतलब विरुद्ध और अविरुद्ध को अपने में मिलाकर अपने अनुसार ही परिवर्तित कर लेता है। हाँ, आत्मभावम नयति अन्यान, अपने भाव में दूसरे को मिला लेता है। दूसरे भावों को, चाहे वह विरोधी भाव है या अविरोधी भाव है। अनुकूल और प्रतिकूल भी बताते सर आप। हाँ, उसके लिए अनुकूल और प्रतिकूल दोनों शब्द का प्रयोग कर सकते हैं आप। अपने में मिला लेता है, उसको क्या कहते हैं? स्थाई भाव कहते हैं। पिछली क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे थे, सम स्थाई भाव नहीं हो सकता। याद आ रहा है? सम स्थाई भाव नहीं हो सकता। क्यों? यही दो शर्तें वहां लागू नहीं होती, इसलिए क्योंकि वह विरोधी और अविरोधी भावों को अपने में मिलाकर अपने जैसा नहीं बना पाता है। जैसे ही विरोधी भाव वहां प्रकट होते हैं तो वह विरोधी भाव उसको विच्छिन्न कर देता है। तो विच्छिन्न हो जाएगा, वह स्थाई भाव नहीं होगा। विच्छिन्न नहीं होगा, वही स्थाई भाव हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है?
जी सर। स्थायी भाव जी परिभाषा क्लियर है? जी सर जी। चलिए तब सारा सिलेबस तुम सबको याद है ना? जो बच्चे क्लास में आए हैं उनको पूरा का पूरा सिलेबस याद है, बहुत अच्छी बात है। तो बेटा अब थोड़ा विषय बच रहा है 10 रूपक का, वो थोड़ा गंभीर है, इसलिए मैं अभी चाह रहा हूं कि आज की क्लास में नहीं करूं, एक चर्चा में और कर दूंगा रिवीजन आपका। नाट्य में शांत रस का निषेध, एक ये हो गया, और आपने हालांकि पढ़ा हुआ है, सारी चीजें रिवीजन ही है। उसके बाद भाव भाव्य भावक सिद्धांत, इसकी चर्चा करेंगे कल की क्लास में, की चर्चा कर लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा और जितना क्लियरिटी आ जाए आपके माइंड में, यहां से प्रश्न आना ही है एग्जामिनेशन में, जान जाइए, इसलिए कल इस पे चर्चा कर देंगे। सिद्धांत को थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग, जो 6 हमारे सिद्धांत हैं, अलंकार सिद्धांत, गुण रीति, ध्वनि, रस, प्रकृतिम, औचित्य, पढ़ तो लिया है आपने, लेकिन इसकी भी थोड़ी चर्चा रिवीजन कल की क्लास में मैं करा दूंगा, और आचार्य उनके ग्रंथों पर थोड़ी चर्चा हो जाएगी, जो चर्चा वहां नहीं हो पाई है क्लास में। जी सर जी सर। बस तो हो गया, यही है, अब एकदम पूरी तैयारी है आप लोगों। हाँ पूजा बोलो। सर मुझे बस एक बार सात्वती वृत्ति पढ़ना था सर, थोड़ा शॉर्ट में सर। सात्विक वृत्ति? जी सर। ठीक है, बताइए कौन सी कारिका में मैंने बताया? एक सेकंड सर, एक सेकंड। सर आपने 47, 53, 56 और 5वीं कारिका ये बताइए। सात्विक भाव है, समझे बेटा, जो 8 प्रकार का होता है, और सात्वती वृत्ति है। ठीक है पूजा, ख्याल बेटा। जी सर। दो चीजों में कंफ्यूजन नहीं लाना है। सात्विक 3 चीजें, बल्कि सात्विक अभिनय, याद रखिएगा सारे बच्चे, सात्विक अभिनय अलग चीज है, सात्विक भाव अलग चीज है, और सात्वती वृत्ति अलग चीज है। सात्वती वृत्ति बोलना है, सात्विक वृत्ति नहीं बोलना है, सात्वती वृत्ति। ठीक है, ये बात एकदम ध्यान में रखिए। सात्वती वृत्ति, सात्विक भाव और सात्विक अभिनय, देखिए तीनों अलग अलग हैं, लेकिन इंटर रिलेटेड हैं, कनेक्टेड भी हैं, जुड़े हुए भी हैं। सात्विक अभिनय में क्या करते हैं? सात्विक भावों का अभिनय करते हैं। सात्विक भाव की संख्या हमने कितनी बताई है? 8, याद है बच्चों? अश्रु, वैवर्ण, स्तंभ, प्रलय इत्यादि जो भाव हैं वो सात्विक भाव कहलाते हैं, और उनका जब अभिनय किया जाता है तो वह सात्विक अभिनय कहलाता है। ठीक है, अब आइए सात्वती वृत्ति क्या है? तो लगभग उससे मिलती जुलती बात है। कहते विशोका सात्वती, सत्व शौर्य त्याग दयार्जवई। ठीक है, जहां पर इन सब विषयों का अभिनय किया जाता है उसको सात्वती वृत्ति कहते हैं। किन किन चीजों का? देखिए, विशोका, विशोका का मतलब है शोक से रहित, हानि होने पर भी शोक प्रकट न किया जाए, वो विशोक है। सत्व, सत्व का मतलब है पराक्रम, शक्ति। शौर्य, शौर्य भी एक तरह से पराक्रम है। ठीक है, त्याग, दया, और आर्जव, आर्जव का मतलब है सरल व्यवहार। इसका जब व्यापार किया जाता है नायक के द्वारा या नायिका के द्वारा, तब उसको हम सात्वती वृत्ति कहते हैं। पूजा बेटा समझ में आ रही चीजें? जी सर, जी सर। तो सात्वती वृत्ति में किसका व्यापार होता है? शोक रहित भावों का व्यापार होता है। पराक्रम, शौर्य, त्याग, सरल व्यवहार। हाँ,
दया का, सहजता का, सरल व्यवहार का व्यापार किया जाता है, वह सात्वती वृत्ति है। और उसके 4 प्रकार हैं, संलाप, उत्थापक, संघात्य और परिवर्तक। ठीक है, ये बात समझ में आई? जी सर। अब देखिए संलापक क्या है। जब पात्र अनेक प्रकार के भाव और रसों को अपनी वाणी से प्रकट करता है, वो इस तरह की भाषा का प्रयोग करेगा, वाणी का प्रयोग करेगा, अपनी अपनी भावना को प्रकट करेगा, जिससे अनेक रस और भाव की निष्पत्ति हो, दर्शक उसको महसूस करे उसकी वाणी में, तब उसको हम संलापक कहते हैं, है ना। आइए दूसरा, इस तरह से कर लीजिएगा। हाँ, जब आइए उत्थापक भी बता दे रहा हूं। एक पात्र दूसरे पात्र से बातचीत कर रहा है, जैसे उत्तर रामचरितम का ले लीजिए, 5वां अंक, 6ठा अंक, 5वां और 6ठा अंक है, हाँ, जिसमें चंद्र केतु और लवकुश के बीच संवाद होता है। याद आ रहा आप लोगों को? जी सर, जी सर। तो वो दोनों एक दूसरे से युद्ध के लिए एक दूसरे को उकसाते हैं। तो जब एक दूसरे को युद्ध के लिए उकसाया जाएगा तो किसका अभिनय होगा? शौर्य का और सत्व का अभिनय होगा ना? जी सर। इसको उत्थापक कहते हैं, मतलब उत्तेजित करना। उत्थापक का मतलब है दूसरे पक्ष को उत्तेजित करना। तो प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को उत्तेजित करेगा, द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को उत्तेजित करेगा, और इस पर इनकी बातों में सत्व, पराक्रम की अभिव्यक्ति होगी, शौर्य, शक्ति, वीरता की अभिव्यक्ति होगी। इसको हम उत्थापक कहते हैं। ये क्लियर हुआ बच्चों? जी सर, जी सर, जी। और अच्छे से क्लियर हो। हाँ, ठीक, क्लियर हो गया। अगला आ जाइए संघात्य। जब मंत्र का प्रयोग करके, दैवी शक्ति का प्रयोग करके शत्रु को भेद किया जाए, तब वह संघात्य कहलाता है। शत्रु में भेद उत्पन्न करना, मंत्र का प्रयोग करके, दैवी शक्ति का प्रयोग करके, तब उसको हम क्या कहते हैं? संघात्य कहते हैं। ठीक है। अब अगला आ जाइए चौथा, परिवर्तक। प्रारब्धोत्थान कार्यान्य करणात् परिवर्तक। प्रारंभ किया किसी कार्य को, ठीक है, और उसको छोड़ दिया, दूसरा काम शुरू कर दिया। ये भी एक ट्रिक के लिए किया जाता है। तो जब ऐसा किया जाता है तब उसको परिवर्तक, नाम से ही पता चल रहा है, जो कार्य प्रारंभ किया उसको करना है बाद में, बीच में उसको छोड़ दिया और दूसरा काम दिखाया जा रहा है, तो वह परिवर्तक कहलाता है। ये 4 प्रकार हैं सात्वती वृत्ति के। तो इसको आप लोग एक एक पैराग्राफ में, 2-2 पैराग्राफ में, एक पैराग्राफ में परिचय, परिभाषा, और दूसरे प्रकार पैराग्राफ में भेद लिख दीजिए और भेदों का परिचय, परिभाषा दे दीजिए, बस हो गया, पूरे नंबर पाइए। ठीक है? जी सर, जी सर। कर लीजिए और करके एक दिखाइए। कल क्लास में जो बचा हुआ विषय उसका रिवीजन करा दूंगा। ओके बेटा? ठीक। आज की क्लास कर दें? ओके बाय। नमस्ते सर, हाँ जी, धन्यवाद। नमस्ते। टाइम पे आ जाना, नमस्ते। कल ज्वाइन कर लेना, 11 बजे की क्लास है। ठीक है निकिता? जी सर। हाँ, सभी लोग ज्वाइन कर लो। ओके, बाय बाय। बाय सर। बाय। ठीक है रवि जी, क्लास एंड करते हैं।